एक औरत लाल वेलवेट गाउन पहने सबकी नजरों से गुजरती हुई राजा हेनरी 8 के पास जाती है। दरबार में एन बोलेन का स्टेटस बढ़ाने के लिए हेनरी ने उसे मार्केस ऑफ पेम्ब्रोक का टाइटल यानी उपाधि और अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। एन को जेब खर्च यानी पॉकेट मनी के लिए सालाना 1 लाख पाउंड्स भी दिए गए। इतना ही नहीं, हेनरी ने खुद एन को ताज पहनाया और उसके टाइटल का सर्टिफिकेट एन के हाथ में रखा। उसका हर कदम यह साबित कर रहा था कि इस वक्त एन हेनरी के लिए कितनी मायने रखती है। जब मालिक के दिन फिरते हैं तो कुत्ता भी हवा में चलता है। एन के परिवार को भी इससे बहुत फायदा हुआ और इन सब हालातों ने धीरे धीरे एन को घमंडी यानी एरोगेंट बना दिया। उसे इस बात से चिढ़ थी कि छोड़ी हुई रानी कैथरीन अभी भी महल में रहती है और हेनरी ने एन को खुश करने के लिए उसे शिकार पर ले जाने का फैसला किया और उसने छोड़ी हुई रानी कैथरीन को उस दौरान महल छोड़ने का आदेश दिया। कैथरीन सिर्फ दुख के साथ देख सकती थी कि कैसे हेनरी और एन खुशी खुशी निकल पड़े। बेदर्द हेनरी ने उसे अलविदा कहने का एक मौका तक नहीं दिया, इसलिए सम्मानित कैथरीन ने महल छोड़ दिया। महल से निकाले जाने के बाद भी सब कैथरीन की इज्जत करते थे। हालांकि एन बोलेन अब राजा की चहेती थी, उसे सब लोग मान्यता नहीं देते थे। नए पोप ने सोचा कि एन को बिना किसी को पता चले रास्ते से हटा दिया जाए। आखिरकार इंग्लैंड को रोमन चर्च के कंट्रोल से हटाने से कहीं सस्ता था एक छोटी सी मोहिनी यानी सायरन से छुटकारा पाना। यह संदेश जल्दी ही एन तक पहुंच गया। 3 ताश के पत्तों में एक भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी थी। उस समय एन अपनी बढ़ती पावर के नशे में इतनी चूर थी कि उसने ऐसी धमकी को सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन हेनरी उसे बर्फ में वॉक के लिए ले गया और बीच में ही उसे खुशखबरी सुनाई। ये सरप्राइज सुनकर एन के घुटने कमजोर पड़ गए। आखिरकार वो अपने सपने के और करीब जा रही थी। जल्द ही हेनरी एन को अपने साथ फ्रांस के टूर पर ले गया। डिनर पर हेनरी और फ्रांस के राजा ने खुशी खुशी एक नई गठबंधन की संधि यानी ट्रीटी ऑफ अलायंस पर साइन किया। लेकिन तभी फ्रांस के राजा ने हेनरी से माफी मांगी क्योंकि उसकी रानी और बहन किसी कारण से एन से नहीं मिल सकती थी। असल में सब जानते थे कि एन अभी भी राजा की मिस्ट्रेस थी, इसलिए वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। और क्योंकि एन कुछ समय के लिए फ्रेंच दरबार में रही थी, फ्रांस के राजा ने उसके अफसानों के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। एन चाहती थी कि राजा उसका राज बनाए रखे। असल में फ्रांस का राजा सपोर्ट करता था कि एन रानी बने। आखिरकार एन फ्रेंच दरबार के ज्यादा करीब थी और ये उसके लिए बेहतर होता। आखिर में राजा ने एक दोस्त के नाते एन को एक छोटी सी सलाह दी। जल्द ही हेनरी ने एक आर्च बिशप ऑफ कैंटरबेरी नियुक्त किया। उसे अब चर्च ऑफ रोम के प्रति वफादार रहने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ भगवान और राजा के प्रति। आर्च बिशप ने जल्दी ही हेनरी और कैथरीन की शादी को ऑफिशियली रद्द कर दिया। 14 नवंबर 1532 को हेनरी और एन ने चुपके से शादी कर ली और जल्द ही एन प्रेग्नेंट हो गई। अपनी शादी और एन के पेट में पल रहे वारिस को जायज यानी लेजिटिमाइज ठहराने के लिए हेनरी को एन के लिए एक फॉर्मल राज्याभिषेक आयोजित करना पड़ा। ये इंग्लिश इतिहास की पहली रानी है जिसे सर कलम करके मारा गया यानी गिलिटिन किया गया। ये उसके राज्याभिषेक का सम्मान का पल है जब वो राजा हेनरी 8 की दूसरी रानी बन रही है। लेकिन ठीक उसी समय एक हमलावर सड़क पर एक दूसरी मंजिल की खिड़की से उस पर बंदूक ताने हुए था। हमलावर इतना नर्वस था कि गोली सिर्फ बग्घी के पीछे चल रहे एक सेवक को लगी और संगीत की आवाज में गोली की आवाज दब गई। हेनरी और एन अभी भी जश्न के माहौल में मग्न थे। गार्ड्स ने तुरंत घायल सेवक को ग्रैंड स्टैंड के नीचे घसीटकर छुपा दिया और एन के पिता तुरंत आगे आए, ये दिखाने के लिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो नहीं चाहते थे कि आज राज्याभिषेक में कोई भी रुकावट आए। ऊपर हमलावर ने फिर से बंदूक रिलोड की और दूसरी गोली चलाने को तैयार था। तभी उसे एहसास हुआ कि बग्गी नजरों से दूर जा चुकी है। हेनरी और एन सुरक्षित वेस्टमिंस्टर एबे पहुंच गए और रानी का राज्याभिषेक शुरू होता है। कई रस्मों के बाद आर्चबिशप एन को ताज पहनाने को तैयार था, लेकिन हेनरी उसे रोक देता है। हेनरी ने खुद अपने हाथों से एन को ताज सिर्फ प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सर्वोच्चता पर जोर देने के लिए भी पहनाया। इसके बाद आर्चबिशप ने शक्ति का प्रतीक राजदंड एन को सौंप दिया। राज्याभिषेक के बाद हेनरी को रास्ते में हुए हमले के बारे में पता चला। इस घटना का मास्टरमाइंड वो पोप था जो हेनरी की शादी और इंग्लैंड के अलग होने के खिलाफ था। हेनरी ने यह बात एन से छुपाई ताकि उसकी प्रेगनेंसी आराम से निकल जाए। उसने एन से पूछा कि क्या वो इन सबसे खुश है। एन की खुशी से चमकती मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। उसे बस एक ही कमी महसूस हुई कि भीड़ बहुत कम थी और उन्होंने उसे सलाम नहीं किया। हेनरी, जो कि मीठी बातें करने का मास्टर था, उसने कुछ ही शब्दों में एन को शांत कर दिया।
डिनर पर एन आखिरकार हकदार रानी की तरह बैठी। उसे सभी रॉयल्स और अमीर उमराओं ने बधाई दी, यहां तक कि वो अपनी बहन मैरी को भी अपने साथ महल में ले आई, जिसके साथ हेनरी का अफेयर था। एन का सबसे जरूरी काम अब अपने बच्चे को जन्म देना था। हेनरी वारिस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एन अपनी प्रेगनेंसी पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हर रात हेनरी के करीब आने से मना कर देती थी। लंबी रातें हेनरी को अकेला महसूस कराना शुरू कर दिया। जल्द ही एन के पास रहने वाली एक सुंदर सी दासी ने हेनरी का ध्यान खींचा, लेकिन इस समय हेनरी को अभी भी एन की चिंता थी, इसलिए उसने उसके साथ सेक्स करने की अपनी इच्छा को रोका। जल्द ही एन का बच्चा दुनिया में आने को तैयार था। रानी को अपने बच्चे को जन्म देने में बहुत तकलीफ हो रही है और बिस्तर के चारों तरफ लोगों की भीड़ है जो उसका हौसला बढ़ा रही है। एक जोर की चीख के साथ भविष्य की वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का जन्म हुआ, लेकिन जब एन बोलेन को पता चला कि ये एक बेटी है तो वो रो पड़ी। राजा हेनरी बड़े धूमधाम से अपने वारिस का जन्म मनाने की तैयारी कर रहा था। जब उसे पता चला कि एक राजकुमारी है तो हेनरी गंभीर हो गया। वो एन के कमरे में आया और अपनी नवजात बेटी को देखना तक नहीं चाहता था। हेनरी गुस्से में चला गया और उसी रात एन की दासी को अपने बेडरूम में बुलाया। एन जानती थी कि उसकी बेटी के जन्म ने हेनरी को बहुत निराश किया है, इसलिए उसने जल्दी से हेनरी के साथ करीब आने की कोशिश की, लेकिन एन को तेजी से एहसास हो गया कि हेनरी अब उसके लिए उतना पैशनेट नहीं था। इसके बजाय वो उसकी दासी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसे वो समय याद आ रहा था जब उसने अपनी सारी चालें इस्तेमाल करके पहली रानी को महल से निकलवा दिया था। एन को जाहिर है कैथरीन से ज्यादा चौकन्ना रहना था। जल्द ही उस दासी के कमरे की तलाशी ली गई और वहां से रानी के ढेर सारे गहने बरामद हुए। उसे चेतावनी दी गई कि अगर एक सम्मानित महिला कहती है कि उसने चोरी की है तो एक दासी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो दरबार छोड़ दे। दासी को भेजने के बाद एन ने हेनरी को फिर से अपने विश्वास में ले लिया। जल्द ही एन फिर से प्रेग्नेंट हो गई और क्रिसमस के दिन हेनरी को गिफ्ट के तौर पर यह खुशखबरी दी। हालांकि प्रेगनेंसी एक खुशी की बात थी, इसका मतलब यह भी था कि उसे कई महीनों तक हेनरी से अलग कमरे में सोना पड़ेगा। एन को डर था कि जो उसकी पिछली प्रेगनेंसी में हुआ था वही फिर से होगा। उसके पिता ने आकर उसे समझाया कि हेनरी, जो कि राजा हैं, उसकी सेक्सुअल जरूरतें होना नॉर्मल है। क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सब उसके कंट्रोल में हो। एन ने अपने पिता की सलाह मानी। तब उसने अपना ध्यान अपनी कजिन मार्गरेट पर डाला। जल्द ही एन ने अपनी कजिन को बात करने के लिए बुलाया और पूछा, तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में से एक हिज मैजेस्टी द किंग का हो? मार्गरेट ने डर से अपना सरनामा हिला दिया, लेकिन वो एन के अगले फैसले से और भी ज्यादा शॉक्ड थी। एन ने कहा, जब मैं प्रेग्नेंट हूं तो हिज मैजेस्टी को सोने और वक्त बिताने के लिए एक औरत की जरूरत है, लेकिन वो औरत ऐसी होनी चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। इसलिए एन ने अपनी कजिन को हेनरी के पास भेज दिया। भले ही उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन अपनी पावर बचाए रखने के लिए कुर्बानी देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि उसके बार बार के समझौते उसे एक हैप्पी एंडिंग तक नहीं लेकर जाएंगे।